चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक पार्टिकल के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स यानी आवेगी बल काम कर रहा है। लगने वाले बल का मान म्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है। पार्टिकल को एफ से सी दूरी से अंडरूट म्यू अपॉन 8c स्क्वायर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। आगे कह रहा है फाइंड द पाथ में कैलकुलेट कर चुका। शो दैट द टाइम टू द कस्प, यानी सेंट्रल ऑर्बिट के कस्प तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो ये वाला लगता है। ओके, ये आपका टारगेट है। एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ सॉल्व करने से पहले। मैं कह रहा हूँ फॉर सेंट्रल ऑर्बिट, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा मैं। सेंट्रल ऑर्बिट के लिए क्या होता है बेटे, बात नहीं ना, सेंट्रल ऑर्बिट के लिए होता है बेटे प्लीज़, P इज इक्वल टू सी होता है, सॉरी P इज इक्वल टू आर होता है एंड पिछो। तो मैं क्या कह रहा था, सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर P इज इक्वल टू जो है आर होता है एंड कस्प के ऊपर क्या होता है भाई, 8 कस्प P इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। मेरा टारगेट है यहाँ से यहाँ तक, यानी आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आर से लेके P इज इक्वल टू 0 तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो मेरे को ये दिखाना है। मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट अगर टाइम t है तो मेरे को दिखाना है t इज इक्वल टू दिखाना है 4/3 पाई c स्क्वायर अंडर द रूट 2 अपॉन म्यू फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, p इज इक्वल टू आर टू p इज इक्वल टू c तक, सॉरी 0 तक। ये मेरा टारगेट है। ओके, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है भाई, अब मैं फॉर्मूले की बात करूँगा। वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई, v इज इक्वल टू होता है ds ओवर dt, चाल बराबर दूरी बटे समय। बट सेंट्रल ऑर्बिट में v इज इक्वल टू होता है कितना, h अपॉन p। मैंने दोनों रिजल्ट को कंपेयर किया, देन v की दोनों वैल्यू बराबर की, मेरे पास निकल करके आया ds ओवर dt इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू v। फार्मूला होता है, आप जानते हो। आगे की तरफ चलता हूँ और अगला स्टेप में कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से मेरे पास निकला, अब ये दोनों रिजल्ट उठाऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट निकला h अपॉन p इज इक्वल टू ds ओवर dt, मैंने क्रॉस गुणा किया, ये निकल करके आया h इंटू डी टी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास पी डी एस। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा इस पर ध्यान दो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ h इंटू डी टी इज इक्वल टू p इंटू डी एस डिवाइडेड बाई डी आर इंटू डी आर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला होता है, बट डी आर ओवर डी एस जो होता है, ये डी आर ओवर डी एस उल्टा लिख रहा हूँ मैं, डी आर ओवर डी एस होता है कोस फाई। मेरे को चाहिए डी एस ओवर डी आर की वैल्यू, डी एस ओवर डी आर हो जाएगा 1 अपॉन कोस फाई। बीएससी पार्ट 1 पैडल इक्वेशन थ्योरी से ये फार्मूला है, पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ। सो दैट ये निकल करके आया h इंटू डी टी इज इक्वल टू पी इंटू डी एस ओवर डी आर की वैल्यू निकली मेरे पास 1 अपॉन कोस फाई इंटू डी आर।
कोस फाई का फार्मूला होता है 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला। h इंटू डी टी इज इक्वल टू निकल करके मेरे पास आया कितना भाई, p इंटू डी आर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। बट p बराबर क्या होता है, बट p बराबर होता है कितना, r साइन फाई। बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला ये निकल कर के आया p अपॉन r इज इक्वल टू साइन फाई। ये वाली वैल्यू डाली मैंने, इधर बना मेरे पास h इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी आर अंडर द रूट 1 माइनस साइन फाई की वैल्यू मैंने डाली कितनी भाई, पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करूँगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। यहाँ से निकला h इंटू डी टी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको, कितना निकल गया, ये ऊपर पहुँच जाएगा। देखो आप, ये निकला पी आर डी आर बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको कहीं से कहीं तक भी। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना भाई, क्या बना भाई, बट ये तो बन चुका रिजल्ट, मैं एक और लिख रहा हूँ। बट मेरे पास एक रिजल्ट था जिसका मैं यूज़ करूँगा, और रिजल्ट मेरा ये निकल चुका था भाई। एक मिनट रुको आप, अभी दिखा रहा हूँ क्या है। बट मेरे पास जो रिज़ल्ट आया था, जो मैंने पहले पार्ट के अंदर प्रूफ किया था, बट 8p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, 9c स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों केस का मैं यूज़ करने वाला हूँ और अगले वाला स्टेप निकालने वाला हूँ। क्लियर है ना, एक बार लिख लेता हूँ मैं। ये हुआ मेरे पास h इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी आर इंटू आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ है 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा और रिजल्ट निकालूँगा। क्लियर है ना, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p। ये हुआ मेरे पास d ओवर डी पी 8p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ d ओवर डी पी 9c स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ये तो निकल गया मेरे पास 16p इज इक्वल टू निकला माइनस के 2r डी आर ओवर डी पी। मैंने डी पी का गुना किया, 2 से ये कैंसिल, ये निकल गया 8p, ध्यान से देखना है आपको, इंटू डी पी 8p इंटू डी पी इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस आर इंटू डी आर। एक तो इस रिजल्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ और एक इस रिजल्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। ओके, चलो भाई, जैसे मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू डाली, ये निकल कर क्या, ऊपर देखो पहले तो आप, h इंटू डी टी इज इक्वल टू आर डी आर की वैल्यू कितनी है, ये हुआ माइनस के p तो है ही, ओके, और ये हुआ माइनस के 8p इंटू डी पी, निकल गया वैल्यू।
आर डी आर की वैल्यू कितनी डाली, 8p डी पी, एक पी पहले से ही था, सारा डी पी में कन्वर्ट हो चुका, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, यहाँ से देखो आप ये जो रिजल्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ 8p² माइनस के 9c² इज इक्वल टू माइनस के r²। यहाँ से r² की वैल्यू डाली, r² हुआ मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, 9c² माइनस के 8p², ये है ना, ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना निकला 9c² माइनस के 8p² और एक पहले से ही है p²। क्लियर है ना, ये यहाँ से बना h इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस के 8p² डी पी अपॉन अंडर द रूट 9c² माइनस के 9p²। 3 कॉमन लेने के बाद 9 कॉमन लेने के बाद p को बाहर कर दिया मैंने, 3 को बाहर किया और अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया, h इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस के 8p² इंटू डी पी बटे 3 इंटू अंडर द रूट c² माइनस के p²। वही आपत्ति है? अगर आपत्ति नहीं है तो अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये मेरे पास निकल गया यहाँ से h इंटू डी टी, उसके बाद रीसेट कर लूँगा पेज में, इज इक्वल टू माइनस के 8p² इंटू डी पी अपॉन 3 अंडर द रूट c² माइनस के p²। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, जो मैं आपको बोल रहा था वही स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूँ। कस्प के ऊपर क्या होता है, 8 कस्प p इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है, कहाँ से चला है पार्टिकल, p इज इक्वल टू कितने से चला है, वो r से चलता है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है, पार्टिकल को कस्प तक पहुँचने में, टू शो दैट द टाइम टू द कस्प, कस्प तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। पार्टिकल कहाँ से चलता है, एट ए डिस्टेंस c से चलता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। कस्प के ऊपर p इज इक्वल टू 0 होता है और p इज इक्वल टू कितना होता है, एप्स के ऊपर p इज इक्वल टू r होता है और r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है c। यानी जो मेरा पार्टिकल चलेगा, तो पार्टिकल जो चलेगा वो एप से चलेगा, यानी p इज इक्वल टू c से चलेगा। और कहाँ तक चलेगा पार्टिकल, p इज इक्वल टू कहाँ तक पहुँचना है, 0 पर पहुँचना है। एप से चला, कस्प तक जाना है। पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल को यहाँ आना है। क्लियर है ना। और ये टाइम लगेगा आने में। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, सो दैट मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये हुआ h इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू, यहाँ निकल कर के आया -1/3, तो ये हुआ इंटीग्रेशन 8p² इंटू डी पी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट c² माइनस के p²। पार्टिकल कहाँ से चला, c से चला, पार्टिकल को कहाँ तक जाना है, कस्प तक जाना है। मैंने इसको हल किया, ये निकल कर के आया मेरे पास, कितना निकला भाई, ये निकला -8/3, ये हुआ -8/3। पार्टिकल चला है मेरा c से, पार्टिकल को जाना है 0 पे, और ये हुआ मेरा p² इंटू डी पी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट c² माइनस के p²। कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो अब ध्यान से देखना, मैं इसको हल करूँगा। मैंने पुट किया, ये तो निकल चुका है h इंटू टी इज इक्वल टू -8/3 c से लेकर 0 तक p² डी पी बटे अंडर द रूट c² माइनस के p²। पहली बात तो ये है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता,
अर्थात मैं नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, मेरे को टाइम निकालना है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। अब मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट लगाया, मैंने पुट किया कि पुट सी बराबर, कैलकुलेशन सेट करने के लिए, या पी बराबर पुट कर लो आप, बात एक ही है। पुट पी बराबर मैंने पुट किया सी साइन जेड, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ से डी पी की वैल्यू निकल करके आएगी सी कोस जेड डी जेड, सी कोस जेड डी जेड। वैल्यू पुट करता हूँ, वो रिजल्ट निकालता हूँ। ओके, और लिमिट की भी बात कर लेता हूँ साथ साथ में, इधर लिमिट भी कैलकुलेट कर लूँगा। लिमिट देखता हूँ, जब p इज इक्वल टू सी है, ध्यान से देखना आपको, p इज इक्वल टू सी है, तो c इज इक्वल टू कितना निकला, c साइन जेड, c से c कैंसिल, साइन जेड इज इक्वल टू कितना हुआ 1, और z इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, z इज इक्वल टू हुआ π/2, पहला केस। ठीक है ना, आगे की तरफ चलते हैं। c की दूसरी वैल्यू डाली जब c इज इक्वल टू 0 है, 0 इज इक्वल टू कितना हुआ c साइन जेड, यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकली 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन जेड इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0। ओके, लिमिट मेरे पास बनी h इंटू टी इज इक्वल टू, इसको माइनस में रखना चाहते हो माइनस में ही रख लो, ये प्लस हो जाएगा। अब -8/3, आप डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हो, मैं जानबूझ करके रख करके दिखा रहा हूँ, क्यों, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं माइनस ही लेकर के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चाहो तो यहाँ पॉजिटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में नेगेटिव साइन आएगा, आप उसको बोल दोगे टाइम नेगेटिव नहीं होता है, सो दिस इज पॉजिटिव, लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, मैं लिमिट के थ्रू पॉजिटिव कर दूँगा। लिमिट मेरी कितनी निकली भाई, लिमिट निकली है मेरी कितनी, ध्यान से देखना है, सी पर मेरे पास निकला π/2, ये निकला 0, मैंने p की वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास c स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड, डी पी की वैल्यू डाली, कितना निकला c कोस जेड, c कोस जेड इंटू डी जेड, बटे में कितना है c स्क्वायर, एक बार इसको यूँ का तो लिख लो, अंडर दी रूट c स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। अगले पेज पे देख लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, ये तो हुआ h इंटू टी, इधर तो बन चुका सीधा, इज इक्वल टू माइनस, और -8/3 इंटीग्रेशन, ये हुआ π/2 से लेकर 0 तक, c इंटू सी की पावर 3 आ चुका, देखो भाई यहाँ पे। ओके, ऊपर हुआ c की पावर 3, साइन स्क्वायर जेड कोस जेड, साइन स्क्वायर जेड कोस जेड डी जेड बटे अंडर द रूट सी स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू डालो आप, सी साइन जेड का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगले वाला रिजल्ट बना मेरे पास, ये लिमिट पॉजिटिव हो चुकी है। अब h इंटू टी इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दिया मैंने, ये हुआ 8/3, लिमिट एक c से c कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना है आपको, और ये लिमिट हुई मेरे पास कितनी 0 से लेके π/2 तक। यहाँ मेरे पास बना c की पावर 3 साइन स्क्वायर जेड कोस जेड डी जेड बटे अंडर दी रूट सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड कोस जेड हो जाएगा, ये निकल करके आया h इंटू टी इज इक्वल टू 8/3, 0 से लेकर π/2 तक, c की पावर 3 साइन स्क्वायर जेड कोस जेड डी जेड बटे c बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर से कोस जेड बाहर, c से c कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। क्लियर, ये निकला h इंटू टी इज इक्वल टू 8/3, लिमिट 0 से π/2, और कितना निकल गया भाई, ये साइन स्क्वायर जेड इंटू डी जेड।
यहाँ मैंने यूज़ किया बीटा गामा फंक्शन का, अगर आपके याद हो तो, बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, पूरी डिटेल में बताऊंगा, मेरी आदत है पूरी डिटेल में बताने की, भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेज देख लूँ मैं जो खाली है। चलो भाई, यहाँ से मेरे पास फार्मूला होता है गामा फंक्शन का। फार्मूला ये होता है 0 से लेकर π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा इजिकल टू होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। इस फार्मूले का यूज़ किया मैंने। ओके, देखो आप ध्यान से, ये फार्मूला होता है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2, दोनों के बटे में होता है 2 गामा m+n+2/2। इसे चुप कर में भरा, तो यहाँ से रिजल्ट निकल करके आ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, और तू भी 1 मिनट के लिए इसे बंद कर दे। ये निकला मेरे पास HT, और यहाँ c² भी है बेटा, ये गलती से छोड़ ही दिया था। ये हुआ मेरे पास H×T इजिकल टू 8c²/3 गुणा गामा फंक्शन का मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ बेटा, ये निकल करके आएगा 1/2 × π/2। फाइनली कितना निकलेगा, 4 खत्म हो जाएगा, ये 2 4, ये आएगा निकल करके कितना 2πc²/3। देखो अगर आपको ये डाउट है ना, ये कैसे निकला है, निकाल करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास रिजल्ट है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin² 2z × dz, ये हो जाएगा गामा m+1/2, 2 तो ये है ही, ये हो जाएगा 3/2 इंटू गामा, अगले वाला कोस की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कोस 1/2 हो जाएगा बटे 2 गामा, ये होगा 2 + 2/2, 2 + 2 + 0/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट निकल करके आएगा 1/2 गुणा π/2। ओके, आप समझते हो बीटा गामा फंक्शन का क्या रोल है, कैसे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास HT की वैल्यू निकल करके आई, HT की वैल्यू कितनी निकली भाई, ये निकल करके आया 2πc²/3। यहाँ से मैंने T की वैल्यू निकाली, T इक्वल टू कितना निकल गया भाई, ये निकला 2/3 πc²/h। बट h की वैल्यू कितनी आ चुकी थी मेरे पास, h बराबर था, अभी बता रहा हूँ, h बराबर था, सॉरी h² इक्वल टू निकला हुआ था मेरे पास μ/8। इत्तेफाक की बात है, ये वैल्यू मैंने पहले से ही रखी हुई है, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में भी लगी आपको ये। ओके, मैंने तो पहले से ही लिखी हुई थी भाई, मैंने पूरे क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व किया हुआ था, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट से उठाया मैंने। यहाँ से h की वैल्यू हुई √μ/8, h की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे, तो t इक्वल टू निकल करके आया 2πc²/3 गुणा 1/h का मतलब √8/π, 2 √2 हो जाएगा, ठीक। t इक्वल टू निकला 2πc²/3 गुणा 2√2/√μ। क्लियर है ना। इसको मैंने लिखा, इधर लिख रहा हूँ, t इक्वल टू निकल करके आया 2 और 2 4 पाई c² कितना 3 गुणा √2/μ। क्लियर। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेता हूँ। टाइम लगना चाहिए 4/3 πc², टाइम लगा 4/3 πc², √2/π, ये हुआ आपका नेक्स्ट आंसर, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।